इस चैप्टर का नाम क्या है? वेक्टर। तो देखो बेटा कि वेक्टर्स में हम लोगों को जो भी चीजें पढ़नी है, वेक्टर्स में हम लोगों को जो भी चीजें पढ़नी है, वो सारी चीजें भी हम लोग 11th के जैसे एकदम पूरा विथ डेफिनेशन नहीं लेके चलेंगे। वी का ले लिया यू, है ना। अब देखो कि इस चैप्टर में जब हम लोग चलेंगे, फिर से बात को आगे बढ़ाएंगे, तो यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट से ही अपनी कहानी शुरू करेंगे, ठीक है। तो यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट में हम लोग परिमाण और दिशा के आधार पर 3 तरह की राशियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें पहला था आपका क्या? पहला था आपका क्या? सदिश राशि। दूसरा था क्या आपका? अदिश राशि। और तीसरा था क्या आपका? तीसरा था आपका क्या? टेंसर। तो देखो बेटा, इसमें सिंपल सिंपल तुमको ये चीज की जानकारी थी कि जो इसमें अदिश राशि है, जो इसमें अदिश राशि है, वो अदिश राशि क्या होता है? तो वे भौतिक राशियां जिसके पास केवल क्या होता है? परिमाण होता है। वो भौतिक राशियां जिनके पास केवल परिमाण होता है, जिनके पास क्या होता है? केवल परिमाण होता है, उसके पास कोई दिशा नहीं होती है। केवल परिमाण होता है, कोई निश्चित दिशा नहीं होती। इसके पास क्या होती है? कोई निश्चित दिशा नहीं होती है। तो कोई निश्चित दिशा नहीं होने का मतलब क्या? कि जैसे मान लो कि हम लोग गए कोई सामान खरीदने के लिए, तो कोई सामान खरीदने के लिए गए, तो हम लोग खरीदेंगे किस चीज में? द्रव्यमान में, है ना। और द्रव्यमान में क्या बोलेंगे? 5 kg बोलेंगे। तो ये 5 kg जो है, ये केवल किस चीज में है? परिमाण में है। कोई निश्चित दिशा इसकी नहीं है कि किस दिशा में हमको खरीदना है। अगर कपड़ा खरीदने जाएंगे, मान लो लंबाई का बात करेंगे, तो लंबाई में देखो कि 5 मीटर है। अब इस लंबाई में 5 मीटर में हमको दिशा कोई निर्धारित नहीं है। अगर आप बात करिए किस चीज का? तापमान का। तो तापमान मान लीजिए बात करें 29 डिग्री सेल्सियस का, है ना। तो ये 29 डिग्री सेल्सियस केवल क्या है? परिमाण है, इसके पास कोई निश्चित दिशा नहीं है, इसीलिए ये कैसी राशि है? अदिश राशि है। इसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं? स्केलर क्वांटिटी। अब देखो कि स्केलर क्वांटिटी के बारे में आप लोग जान गए कि इसके पास केवल क्या होगा? परिमाण होगा, कोई निश्चित दिशा नहीं होगी। लेकिन जो आपका है कैसा राशि? सदिश राशि। इस सदिश राशि में, इस सदिश राशि में, ठीक ना, सदिश राशि में इस चीज का हमेशा ही ध्यान रखना है कि जो सदिश राशि है आपका वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक ना। ये वेक्टर क्वांटिटी के पास तो ऐसा भौतिक राशि, ठीक ना, ऐसा भौतिक राशि जिसके पास क्या होगा? परिमाण भी होगा, दिशा भी होगा, ठीक ना। जिसके पास, जिसके पास परिमाण के साथ साथ, जिसके पास परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा भी हो। जिसके पास परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा भी हो। ऐसे भौतिक राशि को हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं, ठीक ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि परिमाण के साथ साथ दिशा भी हो, एवं वह क्या करे? एवं वह क्या करे? सदिशों के योग के नियम का पालन करे। एवं सदिशों के योग के नियम का पालन करे। अब कहोगे कि ये योग का नियम क्या है? सदिशों के योग के नियम का क्या करे? पालन करे। तो नियम का पालन करने के लिए पहले तो नियम जानना पड़ेगा, है ना। तो ये सदिशों के योग का नियम हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कैसे वेक्टर्स एडिशन का रूल होता है। उसमें 2 रूल पढ़ना है हम लोगों को सदिशों के योग के नियम में। एक पढ़ना है क्या? ट्रायंगल, और एक पढ़ना है क्या? पैरेललोग्राम लॉ। एक पॉलीगॉन लॉ भी है, वो भी पढ़ाएंगे, लेकिन ट्रायंगल लॉ आता है तो पॉलीगॉन लॉ निश्चित रूप से आएगा, ठीक है। अब देखो कि परिमाण के साथ साथ क्या हो? दिशा हो। जैसे जैसे देख लीजिए
कि जैसे में अगर हम लोग बात करें किस चीज का, बल का, जैसे मैं बात करूं किस चीज का, बल का, तो बल कितना लगा ये भी पता है, ठीक ना, कितना लगा ये भी पता है, जो बताता है किस चीज के, इसके परिमाण को, और किस दिशा में लगा ये भी पता है ना, किस दिशा में लगा ये भी पता है ना। तो इसके पास देखो कि परिमाण और दिशा दोनों चीज है। अगर मैं इस पे धक्का लगाऊं तो कितना परिमाण में लगाया हूं ये भी पता है, और किस दिशा में लगाया हूं ये भी पता है। तो परिमाण और दिशा जब दोनों चीज पता है, इसका मतलब कि बल कैसा राशि है, सदिश राशि। आप एक छोटा सा एग्जांपल ये देखिए, मान लीजिए ये कोई सा एक जगह है जिसका नाम क्या, और ये कोई सा एक जगह जिसका नाम क्या, बी। ए से बी तक जाने के रास्ते अलग अलग हैं, ठीक ना। ये 3 रास्ता मैं दिखाया हूं आपको ए से बी तक जाने का, ये पहला रास्ता, ये दूसरा रास्ता और ये तीसरा रास्ता। अब इस तीनों रास्ते की लंबाई है, मान लो ये है 7 किलोमीटर का, ये रास्ता मान लो है 10 किलोमीटर का, और ये है मान लो 6 किलोमीटर का, ठीक है। तो इस तीनों रास्तों की जो लंबाइयां है, ये तीनों रास्तों की लंबाइयां क्या है, दूरी है। अब तुम दूरी में देखो कि पहले और दूसरे में, 1 और 2 रास्ते के पास परिमाण तो है, इसके पास परिमाण तो निश्चित है, लेकिन इसका दिशा निश्चित है क्या, दिशा निश्चित नहीं है। तो जो दूरी है पहला और दूसरा, इसके पास केवल परिमाण है, दिशा नहीं है, इसका मतलब दूरी कैसा राशि होगा, सदिश राशि होगा कि अदिश राशि होगा, इसका मतलब दूरी कैसा राशि हो जाएगा, अदिश राशि। इतनी बातें समझ में आई। लेकिन इसी में देखो जो तीसरा रास्ता है, इस तीसरा रास्ता का परिमाण भी है और दिशा भी क्या है, एक निश्चित दिशा है ना, दिशा भी क्या है, एक निश्चित दिशा है। तो तीसरे राशि के पास आपके साथ क्या है, परिमाण भी है, और दूसरा इसके पास क्या है, दिशा भी है। इसका मतलब जो ये तीसरा रास्ता है, ये तीसरा रास्ता क्या कहलाता है, न्यूनतम दूरी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन। और इस प्लस से पता चलता है क्या, कि जो विस्थापन है आपका, वो विस्थापन कैसा राशि है, सदिश राशि। क्यों, कि इसके पास परिमाण भी है और दिशा भी है। अब देखो कि अब से, ये थी डेफिनेशन की बात में, अब से मैं जो भी बात करूंगा वो टू द पॉइंट बात करूंगा, ठीक ना। तो किसी भी सदिश को पॉइंट करके देखो कि किसी भी सदिश को हम लोग, किसी भी सदिश को जो है, तो हम लोग तीर के निशान द्वारा क्या करते हैं, निरूपित करते हैं। किसी भी सदिश को किसके द्वारा निरूपित करते हैं, किसी भी सदिश को तीर के निशान द्वारा निरूपित किया जाता है, तीर के निशान द्वारा निरूपित किया जाता है। तीर के निशान द्वारा क्या किया जाएगा, निरूपित। देखो बेटा एक एक चीज यहां सीखना है, निरूपित किया जाता है। अब देखो कि इसका जो अग्रभाग है, तीर का निशान मतलब क्या, कुछ ऐसा है ना, तीर का निशान मतलब क्या, कुछ ऐसा। अब इसी तीर के निशान में देखो कि जिधर से हमने क्या किया, ये हेड लगा दिया, डायरेक्शन, इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, हेड, ठीक ना। और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, टेल, ठीक है। इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, हेड, और इस पोजीशन को क्या बोलेंगे। अब इसके बारे में ये देखो दूसरा पॉइंट, कि कहता है क्या, कि जो तीर की लंबाई है, जो तीर की लंबाई है, ये क्या बताएगी, तीर की लंबाई परिमाण को निरूपित करती है। तीर की लंबाई किस चीज को निरूपित करेगी, परिमाण की। तीर की लंबाई परिमाण को निरूपित करती है, किस चीज को, परिमाण को निरूपित करती है। एक ही बात याद रखना है कि परिमाण को निरूपित करती है। अब देखो कि कोई तीर क्या रहेगा, लंबाई में छोटा रहेगा, इसका मतलब उसका परिमाण क्या है, कम। और कोई तीर क्या रहेगा, लंबाई में बड़ा रहेगा, इसका मतलब उसका परिमाण क्या है। इतनी बातें समझ में आ गई कि तीर की जो लंबाई होगी वो क्या बताएगी, उसका परिमाण कितना है। और दूसरी बात ये कि हेड का जो दिशा होगा, ठीक ना, जो हेड का दिशा होगा वो क्या करेगा, उस राशि के दिशा को निरूपित करेगा। हेड का दिशा जो है वो क्या करती है, दिशा को निरूपित करती है। हेड का दिशा क्या करती है, दिशा को निरूपित करती है। इतनी बातें क्लियर है आपको कि नहीं है। दो चीज की, कोई भी वेक्टर किसके द्वारा दिखाया जाएगा, तीर के निशान द्वारा। इस तीर के निशान की जो लंबाई होगी, मान लो इसका लंबाई है L, तो ये L जो बताएगा वो क्या बताएगा, परिमाण बताएगा। और इसका जो डायरेक्शन है ये क्या बताएगा, इसका
दिशा बतलाएगा। इतनी बातें क्लियर है आपको कि किसी भी तीर में जो उसकी लंबाई है और उसका हेड का निशान है, देखो ये इसकी लंबाई है, इसका हेड का निशान है, ये इधर इसकी लंबाई है, हेड का निशान है, तो हर चीज है लंबाई अलग अलग। ये है 3 मीटर का, मान लो ये है 4 मीटर का, मान लो ये है 7 मीटर का, तो इस सब का 3, 4 मीटर और 7 मीटर इसके क्या दिखाता है, परिमाण को। लेकिन इस तीर का जो हेड का डायरेक्शन है, ये हेड का डायरेक्शन, ये क्या दिखा रहा है, इसके दिशा को कि ये किस दिशा में जा रही है। ये दिखा रहा है इसके दिशा को कि ये भी किस दिशा में जा रही है। वहां भी दिखाया जा रहा है इसके दिशा को कि ये किस दिशा में जा रही है। यहां अभी तक क्या सीखे, 2 बात, कि किसी भी वेक्टर को तीर के निशान के द्वारा दिखाया जाएगा। तीर के निशान में जो तीर की लंबाई होगी वो उसके किस चीज को दिखाएगा, और जो हेड का डायरेक्शन होगा वो किस चीज को दिखाएगा। इतना में कोई दिक्कत है, इतना में कोई दिक्कत आपके पास नहीं होना चाहिए। अब देखो कि इस प्रकार से जो है सो बात आ जाती है अब आगे बढ़ के कहां से, कि सदिशों के प्रकार पर। ठीक ना, क्या आ जाता है बात, सदिशों के प्रकार। तो देखिए हम जितने प्रकार से चाहेंगे सदिशों को बांटना, उतने प्रकार से हम लोग बांट सकते हैं। लेकिन इसमें जो मुख्यतः हम लोग प्रकार लेंगे वो कुछ मुख्य प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला जो है वो है क्या, समान सदिश। पहला क्या है, समान सदिश, जिसको बोलेंगे हम लोग क्या, इक्वल वेक्टर्स। जिसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर्स। अब देखो कि समान सदिश कह रहा है, तो जैसे ही कंपेयर की बात आ गई, समान है कि असमान है, मतलब 2 की बात होगी, कम से कम 2 चीज को कंपेयर करेंगे। तो समान सदिश कब होगा, जब दोनों का परिमाण एक जैसा हो और दिशा भी एक ही जैसा हो। क्यों, कि किसी भी सदिश के पास हमारे पास 2 चीज है, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या, डायरेक्शन। तो अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक जैसा हो तो हम लोग 2 सदिश को क्या कहेंगे, एक समान। ठीक है, तो सीधे सीधे इसमें क्या लिखोगे, सीधे सीधे इसमें क्या लिखोगे कि 2 या 2 से अधिक सदिश। ठीक ना, 2 या 2 से अधिक सदिश। कंपेयर जब भी करना है तो कम से कम 2 का करेंगे, अधिक भी रहे तो कोई बात नहीं। 2 या 2 से अधिक सदिश जिनका क्या हो, परिमाण और दिशा दोनों क्या हो, एक समान हो। जिनका परिमाण एवं दिशा दोनों क्या हो, एक समान हो। जिसका परिमाण एवं दिशा कैसा हो, एक समान हो, एक समान हो। अब देखो परिमाण और दिशा एक समान होने का मतलब क्या हुआ, कि मान लीजिए कि ये वाला है एक वेक्टर ए, ठीक ना, और इसके नीचे है एक वेक्टर आपका बी। आप बताइए तो दोनों का लंबाई एक जैसा है क्या, दिशा भी एक जैसा है क्या, तो ये दोनों को हम लोग समान सदिश कहेंगे कि नहीं। ए ऐसे लिखेंगे, सदिश ए तथा बी दोनों क्या है, दोनों समान है। दोनों क्या है, समान है। एक चीज और ध्यान देना कि सदिशों को जो निरूपित किया जाता है, जो सदिशों को निरूपित किया जाता है, सदिशों को कैपिटल लेटर, कैपिटल या स्मॉल लेटर किसी के भी द्वारा निरूपित किया जाता है, या स्मॉल लेटर द्वारा क्या किया जाता है, निरूपित किया जाता है, द्वारा निरूपित किया जाता है। अब देखिए इसमें निरूपित करने का नियम क्या है, निरूपित किया जाता है। अब इसमें आप देखो कि मान लो कि अगर एक वेक्टर है और इस लाइन का नाम रख दिया ए बी, ठीक ना, तो इसको अगर वेक्टर में लिखेंगे हम लोग तो सीधे लिखेंगे लाइन ए बी और इसके ऊपर में क्या करेंगे, एक तीर का निशान लगा देंगे। अगर मान लो कभी कभी इसका लंबाई भी दिया रहे एल, तो इसी को हम लोग निरूपित कर सकते हैं एल और इसके ऊपर में वेक्टर का निशान लगा देंगे। समझ में आ रहा है बात। कभी कभी क्या रहेगा, ऐसे वेक्टर दिया रहेगा, खाली लिखा रहेगा ए, इसका मतलब ये सीधे कितना, ए पे क्या करेंगे, वेक्टर का साइन डाल देंगे। तो वेक्टर से इसको निरूपित किया जाता है। अब देखो कि ये 2 वेक्टर है ए और बी, और कह रहा है कि दोनों बराबर है, तो वेक्टर ए को क्या लिखेंगे, ए, और इसके ऊपर में क्या करेंगे, तीर का निशान बराबर वेक्टर बी। अब देखो कि यहां पर देखिए आप कि यहां भी है ए बराबर बी। अगर ये ए और बी है तो ये दोनों का लंबाई सेम है, तो ए बराबर बी है, ये सही है। लेकिन अगर हम यहां पर लिखेंगे वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, तो ये क्या है, क्यों कि परिमाण तो एक जैसा है लेकिन दिशा क्या है, सदिश को समान होने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों कैसा हो। बातें समझ में आ रही है।
तो दोनों एक समान हो तो ए बराबर बी है, ये ए और बी केवल परिमाण को बता रहा है कि परिमाण दोनों का बराबर है, लेकिन दिशा बराबर नहीं है, तो वेक्टर में ये दोनों बराबर। बातें समझ में आ गई। अब देखो अगर कोई सा और उदाहरण ले, कोई सा और उदाहरण ले, मान लो क्या, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, बताइए ये दोनों बराबर है कि नहीं है? बराबर है। अगर ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर आपका बी, बताइए ये दोनों बराबर है कि नहीं है? अगर मान लीजिए कि ये है वेक्टर ए, ठीक ना, और ये है वेक्टर बी, बताइए दोनों बराबर है कि नहीं है? तो भाई साहब यहाँ पर भी जो है सो तुम्हारा वेक्टर ए बराबर है किसके? वेक्टर बी के, क्योंकि परिमाण भी बराबर है, दोनों की लंबाइयाँ भी बराबर है और दोनों का दिशा भी क्या है? एक समान है। यहाँ भी अगर हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए बराबर तो कितना लिखेंगे? क्योंकि परिमाण भी बराबर है और दिशा भी समान है। यहाँ भी अगर हम लोग लिखेंगे वेक्टर ए बराबर तो कितना लिखेंगे? वेक्टर बी, क्योंकि यहाँ भी परिमाण भी समान है और दिशा भी क्या है? एक समान है। तो यदि किसी भी दो सदिश का परिमाण और दिशा दोनों क्या हो? एक जैसा हो, तो उन दो सदिशों को हम लोग क्या कहेंगे? एक समान सदिश। अगर तीन रहे तो सर, अगर तीन रहे तो मान लो ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी और ये है वेक्टर सी, है ना? तो इसमें देखो कि तीनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है और तीनों का डायरेक्शन भी क्या है? सेम। तो सीधे सीधे क्या लिखेंगे? ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। सही है कि नहीं है? आप लोग कभी रामायण या महाभारत देखे हैं? देखे हैं? कोई भी युद्ध वाला सीरियल देखे हैं? अब उसमें देखिए कि कोई होता है ना कि दोनों तरफ से तीर छोड़ा जाता है, और देखोगे कि कमान से एक तीर छोड़ता है और ऐसे फैल जाता है। सारे तीर की लंबाई एक जैसी, दिशा भी कैसी? तो सारे इक्वल वेक्टर्स हैं कि अनइक्वल वेक्टर्स हैं? बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गई? दिख रहा है ना? अगर नहीं देखे हो तो जाके आज क्या देखना, हाँ सही है, रामायण देखना और फिजिक्स की महाभारत कर डालना, है ना? चलो देखो, समान सदिश समझ में आ गया क्या बेटा? एक ही बात याद रखना, क्या कि मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन भी। हम्म हम्म नहीं, तो ये दो फिजिकल क्वांटिटी अलग अलग हो गया ना, ठीक ना? नहीं डिफरेंट नहीं, हाँ समान भौतिक राशि होना चाहिए, ठीक ना? बल का बात करेंगे तो बल से ही कंपेयर करेंगे, ये यूनिट डायमेंशन मेजरमेंट में ही आपको सिखा दिए हैं कि जब भी कंपेयर करने की बात आए, जोड़ घटाव करने की बात आए, तो हम लोग एक समान भौतिक राशियों का ही करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। बात हुई है कि नहीं? ये वहीं पे बात हो चुकी है, और यहाँ भी हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो एक समान भौतिक राशि का होना आवश्यक है, ठीक है? चलो देखो, दूसरा है क्या भाई? दूसरा है क्या तुम्हारा? असमान सदिश। क्या है? असमान सदिश। अब देखो कि असमान सदिश को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलेंगे? अनइक्वल, ठीक ना? अनइक्वल वेक्टर्स। अब देखो कि इस अनइक्वल वेक्टर्स में फिर बराबर नहीं है, तो कम से कम दो को जो होना चाहिए, है ना? तो दो सदिश असमान तब कहलाएंगे जब दोनों का, ठीक ना, दो या दो से अधिक, ठीक ना, दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक सदिश जिनका, जिनका पहला में देखो, या परिमाण भिन्न हो, परिमाण अलग अलग हो गया तो सदिश कैसा हो गया? अलग अलग, असमान हो गया। दूसरा, या तो दिशा ही क्या हो? अलग अलग हो, या तो दिशा क्या हो? भिन्न हो, है ना, मतलब अलग अलग हो। और तीसरी बात ये कि परिमाण एवं दिशा दोनों ही क्या हो? भिन्न हो। परिमाण एवं दिशा दोनों ही क्या हो? भिन्न हो, दिशा दोनों ही भिन्न हो, ठीक ना? तो जब दोनों ही भिन्न होगा तो भी ये क्या कहलाएगा? कि असमान सदिश कहलाएगा। लेकिन कम से कम अगर एक भी अलग हो गया, ठीक ना, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग? असमान सदिश। तो क्या लिखे? दो या दो से अधिक सदिश जिनका या परिमाण भिन्न हो, या तो दिशा भिन्न हो, या परिमाण एवं दिशा दोनों ही भिन्न हो, वैसे सदिश को क्या कहेंगे? असमान सदिश कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? असमान सदिश कहलाएंगे। अब देखो कि असमान सदिश कहलाने का मतलब क्या कहलाते हैं। चलिए अब देखिए असमान सदिश का मतलब क्या, कि देखो यहाँ पे एक सदिश है वेक्टर ए और एक सदिश है वेक्टर बी। देखो यहाँ पे डायरेक्शन तो सेम है, लेकिन परिमाण क्या है?
अलग अलग, तो परिमाण भिन्न हुआ तो हम लोग ए और बी को बराबर कहेंगे क्या? तो वेक्टर ए डिड नॉट इक्वल टू वेक्टर, कोई बात। या देखो कि यहाँ पे एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, जिसका दोनों का देखिए आप मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है, तब भी ये क्या कहलाएंगे? वेक्टर ए डिड नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। और एक तीसरा देखिए कि ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी। अब देखो इसका परिमाण और दिशा दोनों अलग अलग है, तो परिमाण और दिशा दोनों अलग अलग है तब भी ए और बी क्या कहलाएंगे? असमान। मतलब अगर इस तीनों कंडीशन में से या तो परिमाण अलग अलग हो, या तो दिशा अलग अलग हो, या परिमाण और दिशा दोनों ही क्या हो? अलग अलग हो, इस तीनों कंडीशन में से किसी भी कंडीशन को अगर ये फॉलो करेगा तो दो वेक्टर कैसा कहलाएगा? अनइक्वल वेक्टर्स कहलाएगा, असमान सदिश कहलाएगा। बातें समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो एक चीज और, ये तो हुआ समान और असमान सदिश। ऐसे ही क्या होते हैं कि एक तीसरा टाइप, ठीक ना? एक तीसरा टाइप क्या आएगा? एक तीसरा टाइप आएगा क्या? समानांतर सदिश। तीसरा टाइप क्या आएगा? समानांतर, ठीक ना? समानांतर सदिश। अब देखो कि ये समानांतर सदिश क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या? पैरेलल वेक्टर, ठीक ना? इसको क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर। तो देखो कोई भी दो सदिश, कोई भी दो सदिश या दो से अधिक सदिश जिसका दिशा क्या हो? एक समान हो, कोई भी दो या दो से अधिक सदिश, यदि दो या दो से अधिक, यदि दो या दो से अधिक सदिशों का, यदि दो या दो से अधिक सदिशों का क्या हो? दिशा एक समान हो। सदिशों का दिशा क्या हो? एक समान हो। तो जब दो या दो से अधिक सदिशों का दिशा एक समान होगा तो उन्हें क्या कहेंगे? यदि एक समान हो तो उन्हें क्या कहेंगे? तो उन्हें समानांतर सदिश कहा जाएगा। तो उन्हें क्या कहा जाएगा? समानांतर सदिश, समानांतर सदिश कहा जाएगा। अब देखो समानांतर सदिश कहा जाएगा, खाली एक कंडीशन है क्या? कि दिशा क्या होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। तो इस हिसाब से देखिए कि अगर हम बोले कि यहाँ है ये वेक्टर ए, यहाँ है वेक्टर बी, यहाँ है वेक्टर सी, यहाँ है वेक्टर कुछ भी मान लो, इससे भी बड़ा डी, परिमाण सबके अलग अलग हैं लेकिन डायरेक्शन सबका क्या है? तो हम लोग सीधे सीधे क्या कहेंगे कि जो वेक्टर ए है वो समानांतर है किसके? वेक्टर बी के। समानांतर है किसके? वेक्टर, और समानांतर है किसके? वेक्टर डी के। अब इस हिसाब से अगर देखिएगा बेटा तो एक पॉइंट करके देखिए, याद करिए इक्वल वेक्टर में, इक्वल वेक्टर में क्या था? परिमाण और दिशा दोनों। तो इक्वल वेक्टर का भी दिशा एक समान है, मतलब एक समान सदिश को समानांतर सदिश कह सकते हैं कि नहीं? कह सकते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट हम लिख सकते हैं क्या? कि प्रत्येक एक समान सदिश जो है, प्रत्येक एक समान सदिश जो है वो क्या है? समानांतर सदिश है। प्रत्येक एक समान सदिश क्या है? समानांतर सदिश है। क्या है? प्रत्येक एक समान सदिश समानांतर सदिश है। लेकिन क्या हर एक समानांतर सदिश को हम एक समान सदिश कहेंगे? क्योंकि परिमाण क्या है? परिमाण अलग अलग हो सकता है लेकिन दिशा हमेशा एक जैसा रहेगा, तो क्या सदिश कहलाएगा? पैरेलल वेक्टर्स। कोई दिक्कत इसमें? तो इस हिसाब से हम लोग क्या लिखेंगे कि प्रत्येक एक समान सदिश समांतर सदिश है, परंतु परंतु समानांतर सदिश जो होगा वो क्या होगा? परंतु समानांतर सदिश एक समान नहीं होंगे, परंतु समानांतर सदिश एक समान नहीं होंगे। क्यों? कि मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। एक समान सदिश नहीं होंगे, ठीक ना? एक समान सदिश नहीं होंगे, ठीक है? बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या बोले भाई? इक्वल वेक्टर्स में क्या बोले थे कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो? इसको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अगर ये ए और बी है तो वेक्टर ए इक्वल टू तो वेक्टर बी है ही, साथ ही साथ वेक्टर ए पैरेलल भी है किसके? वेक्टर बी के। क्लियर बात है? अब ये हुआ क्या? समानांतर सदिश। अब देखो कि एक होता है क्या? विपरीत समानांतर सदिश, ठीक ना? विपरीत समानांतर सदिश। तो अब ये विपरीत समानांतर सदिश क्या होता है? कितना नंबर आएगा? चौथा नंबर, है ना? चौथा नंबर में क्या आएगा? विपरीत समानांतर सदिश। अब देखो कि विपरीत समानांतर सदिश में
विपरीत समानांतर सदिश में क्या होगा, दिशा एक दूसरे के विपरीत रहेगा, ठीक ना। तो सीधे सीधे इसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल। इसको क्या बोलते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। इसको क्या बोलेंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। अब देखो कि कोई भी दो वेक्टर जिसका डायरेक्शन क्या हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, ठीक ना। तो दो सदिश जिनका दिशा एक दूसरे के क्या हो, विपरीत हो। दो सदिश जिनका दिशा क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो। एक दूसरे के कैसा हो, विपरीत हो। तो जब दिशा एक दूसरे के विपरीत होगा, तो दिशा एक दूसरे के विपरीत होने का मतलब क्या, ये गया राम का तीर ए, और ये इधर से आया रावण का तीर क्या, किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो होगा वो कैसा वेक्टर होगा, आर एंटी पैरेलल वेक्टर। कैसा होगा, एंटी पैरेलल होगा। क्लियर है बात। कहीं भी अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, देखो मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है। अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन अपोजिट गया, अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट गया, तो भी वो दोनों क्या कहलाएंगे, एंटी पैरेलल कहलाएंगे। यहाँ हर एक केस में देखिए कि ये अगर वेक्टर ए, ये अगर वेक्टर बी, ये अगर वेक्टर ए, ये अगर वेक्टर बी, यहाँ पे देख लो कोई और सा लेके, ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी। तो मैग्नीट्यूड से कोई फर्क हमको नहीं पड़ना चाहिए, केवल अगर डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो, ठीक अपोजिट। अब युद्ध में है, मेरे सामने कोई प्रतिद्वंदी खड़ा है, हम इधर से फायर करेंगे, वो तो मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है और उसका ठीक अपोजिट आ रहा है। तो अगर डायरेक्शन खाली अपोजिट हो जाए तो ऐसे सदिश को क्या बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखो ये विपरीत समानांतर हो गया। अब जो आता है अगला, ये दो तरह से देखे, एक देखे क्या, समान और असमान। तो समान में होने के लिए क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कैसा, समान। असमान में क्या देखे, या तो मैग्नीट्यूड डिफर कर जाए, या तो डायरेक्शन डिफर कर जाए, या मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही डिफर कर जाए। इस दोनों तीनों ही केस में क्या होता था, सदिश असमान दिखता था। अब मैं क्या बोला, समानांतर। तो समानांतर सदिश में केवल एक ही कंडीशन है क्या, कि केवल डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो जब डायरेक्शन सेम तो कैसा, समानांतर। तो इस हिसाब से देखें, जो एक समान सदिश है वो भी कैसा सदिश है, समानांतर सदिश है। और ये आया क्या, विपरीत समानांतर, के डायरेक्शन एक दूसरे के क्या हो, ठीक अपोजिट हो। तो ऐसे दो सदिश को हम लोग क्या कहेंगे, विपरीत समानांतर सदिश कहेंगे। ठीक है। अब देखिए जो अगला आता है आपका, अगला आता है क्या, अगला आता है क्या, रेखीय सदिश। कौन सा नंबर आएगा, 5 नंबर, है ना। अगला आएगा क्या, रेखीय सदिश, ठीक ना। इस रेखीय सदिश को क्या बोलेंगे, लीनियर वेक्टर। क्या बोलेंगे, लीनियर वेक्टर्स। अब देखो कि ये लीनियर वेक्टर्स में, इस लीनियर वेक्टर्स में सीधे सीधे क्या लिखेंगे कि दो या दो से अधिक, ठीक ना, दो या दो से अधिक सदिश, ठीक ना, दो या दो से अधिक सदिश जो जो एक ही रेखा के, जो एक ही सरल रेखा के अनुरूप चले, जो क्या चले, एक ही सरल रेखा के अनुरूप हो, एक ही सरल रेखा के अनुरूप हो। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, एक ही सरल रेखा के अनुरूप हो। तो सबसे पहले मानते हैं क्या कि कोई एक सरल रेखा ले लो, कोई एक सरल रेखा ले लो, ये लाइन, ठीक है, सीधी रेखा है। अब इसके अलोंग, चाहे इसके डायरेक्शन में रहे कोई वेक्टर ए, चाहे इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहे कोई वेक्टर बी, चाहे इसके डायरेक्शन में रहे कोई सी, चाहे इसके अपोजिट डायरेक्शन में रहे कोई डी। तो इस तरह से देखिए कि जो भी वेक्टर्स हैं, या तो इस रेखा के दिशा में जा रही है, या तो इसके विपरीत दिशा में। तो इस तीनों पॉइंट को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे कि एक ही सरल रेखा के क्या हो, अनुरूप हो, ठीक ना। तो एक ही सरल रेखा के अनुरूप होने का मतलब क्या हुआ, एक ही सरल रेखा के क्या हो, अनुरूप। तो एक ही सरल रेखा के अनुरूप का मतलब क्या हुआ, या तो उसके दिशा में रहेगा, या तो उसके विपरीत दिशा में रहेगा। ऐसे सदिश को हम लोग क्या बोलेंगे, रेखीय सदिश। एक बात समझ में आ गई, ठीक ना। अब देखो कि इसके बाद सदिशों के और भी प्रकार आते हैं। यहां पर अगर लिखना चाहें तो लिखेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। आर कैसा है, आर कैसा है, लीनियर
वेक्टर। कैसा वेक्टर है? लीनियर वेक्टर। ठीक है, ये लीनियर वेक्टर्स है। अब देखो इसमें कि बात को आगे बढ़ाएंगे, एक अगला टाइप भी देखेंगे। तो अगला टाइप में क्या आता है? अच्छा, इसको लीनियर या कोलीनियर भी बोला जाता है, ठीक ना। इस चीज को भी ध्यान में रखना है कि इसको या तो आप लीनियर भी बोल सकते हैं या फिर इसी को आप कोलीनियर भी बोल सकते हैं। कोलीनियर भी बोला जाता है, लीनियर भी बोला जाता है, दोनों एक ही वर्ड है, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, हाँ, समान हो सकते हैं, ठीक ना। अब देखो कि प्रत्येक वेक्टर जो एंटी पैरेलल है वो कोलिनियर हो सकता है, ठीक ना। तो हम लोग इसमें एक पॉइंट करके ये भी लिख सकते हैं क्या, कि प्रत्येक, क्या, प्रत्येक विपरीत समानांतर सदिश, प्रत्येक विपरीत समानांतर सदिश जो है वो क्या होगा? समानांतर सदिश क्या होगा? प्रत्येक विपरीत समानांतर सदिश क्या होगा बेटा? बोलो, कोलिनियर होगा, ठीक ना, कोलिनियर होगा, ठीक ना। असमान सदिश नहीं होगा, क्यों? कि असमान सदिश में दिशा भिन्न भिन्न भी हो सकता है, ठीक ना। तो ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि प्रत्येक विपरीत समानांतर सदिश जो है वो कैसा? कोलिनियर सदिश होगा, कोलिनियर वेक्टर होगा। कोई दिक्कत इसमें? नहीं, कोई दिक्कत। अब देखो कि इसमें एक चीज क्या आता है, कोप्लेनर सदिश, ठीक ना। कोप्लेनर वेक्टर कितना नंबर आएगा? छठा नंबर। छठा नंबर में आएगा क्या? कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स को क्या बोलते हैं? समतलीय सदिश। क्या बोलेंगे? समतलीय सदिश। कोप्लेनर वेक्टर को क्या बोलेंगे? समतलीय सदिश। अब देखो कि ये समतलीय सदिश क्या होगा। तो समतलीय सदिश का मतलब, अब देखो यहाँ समझने का बात है, समझने का क्या बात है, कि जो भी दो या दो से अधिक सदिश, दो या दो से अधिक सदिश, ठीक ना, दो या दो से अधिक सदिश जो एक ही समतल में हो, जो क्या हो? एक ही समतल में हो, एक ही समतल में हो। तो एक ही समतल में होने का मतलब क्या हुआ? एक ही समतल में होने का मतलब ये हुआ कि देखो, मान लो कि कोई सा ये एक समतल है, एक समतल है। इसी समतल में मान लीजिए क्या, कि एक ये रहा वेक्टर ए, ठीक ना, एक ये रहा वेक्टर बी, एक ये रहा वेक्टर सी, एक ये रहा वेक्टर डी, और भी बहुत सारे रह सकते हैं। ये सारे क्या है? एक ही समतल में है। तो हम लोग सीधा सीधा बात क्या कहेंगे, कि जो आपका वेक्टर ए है, जो आपका वेक्टर बी है, जो आपका वेक्टर सी है और जो आपका वेक्टर डी है, वो क्या है? समतलीय सदिश है, कोप्लेनर सदिश है। कैसा वेक्टर है ये? समतलीय, ठीक ना। ये कैसा है? समतलीय सदिश है, ठीक है। अब देखो कि इसमें समझने की बात क्या है, कि दो सदिश हमेशा क्या होता है? समतलीय होता है। दो सदिश क्या होता है? हमेशा समतलीय। तो एक पॉइंट लिखिए, फिर इसको समझेंगे। दो सदिश हमेशा समतलीय होते हैं। दो सदिश क्या होते हैं? हमेशा समतलीय। अब इसको समझना है, हमेशा समतलीय सदिश होते हैं, हमेशा समतलीय सदिश होते हैं। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसको समझेंगे कैसे? तो एक पतला सा कॉपी है किसी के पास? पतला सा कॉपी दे दो, और दो पेन भी दे दो, दो पेन। एक तो मेरे पास है, दो और चाहिए, दे दो। हाँ, ठीक। अब देखो कि इसमें हम क्या करते हैं, अपने मार्कर को भी एक वेक्टर मानते हैं जिसका ये हेड और ये टेल। तुम्हारे इस पेन को भी हम वेक्टर मानते हैं जिसका ये हेड और ये, और इस पेन को भी हम वेक्टर मानते हैं जो ये हेड और एक टेल। अब देखो ये तीन वेक्टर्स हैं, तीनों अलग अलग डायरेक्शन में है। इसमें हम चाहें तो किसी भी समय किसी दो को हम एक प्लेन में ले सकते हैं। इस दोनों को भी लेंगे तो एक प्लेन में, अगर इस दोनों को भी लेंगे तो एक प्लेन में। तो दो वेक्टर को तो हम कैसे भी ले तो हमेशा कैसा आ रहा है? समतलीय आ रहा है, कोप्लेनर आ रहा है। लेकिन एक तीसरा वाला देखो इस प्लेन से बाहर है, तो ये क्या है? नॉन कोप्लेनर, ये समतलीय नहीं है। लेकिन अगर ये तीनों वेक्टर, अगर ये तीनों वेक्टर क्या होता, एक ही साथ एक प्लेन में आ जाता है, ऐसे ये तीन वेक्टर है और एक ही साथ ये तीनों क्या आ जाता, इस प्लेन में आ जाता, अगर ऐसे रहता तो, है ना। तो ये तीनों वेक्टर क्या आ गया? एक ही समतल में आ गया। तो इस सदिश को हम लोग क्या कहेंगे? समतलीय सदिश
कहेंगे। लेकिन अगर इस तीनों में से कोई भी एक, अगर कोई भी एक क्या करे, इस समतल से बाहर जाए, तो जैसे ही कोई भी एक इस समतल से बाहर जाएगा तो इस तीनों को हम समतलीय कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? कि एक समतल से बाहर हो गया। तो कभी भी अगर लेंगे बेटा, कभी भी लेंगे इस दो वेक्टर को, तो दो वेक्टर को तो हम एक प्लेन में ले रहे हैं, दो वेक्टर को तो हम एक प्लेन में ले रहे हैं। लेकिन अगर तीसरा भी इसी प्लेन में आ जाए, अगर तीसरा भी क्या हो, इसी प्लेन में आ जाए, तब इस तीनों को हम लोग क्या कहेंगे? समतलीय सदिश कहेंगे। ठीक ना? लेकिन अगर इस तीनों में से कोई भी एक अगर समतल से बाहर हो गया तो ये समतलीय सदिश नहीं होगा। बातें समझ में आ गई? ये भी समझ में आ गई होगी कि दो सदिश हमेशा कैसा होता है? समतलीय सदिश होता है। दो सदिश हमेशा क्या होगा? समतलीय सदिश होगा। और देखो कि इसमें एक तो हो गया कोप्लेनर वेक्टर, इसी का ठीक अपोजिट होता है क्या? नॉन कोप्लेनर वेक्टर। कैसा होता है? नॉन कोप्लेनर वेक्टर, असमतलीय। अब असमतलीय में क्या होगा कि ये समतल में है, कोई एक समतल से बाहर रहेगा, अभी मैं दिखा रहा था। तो जैसे ही एक समतल से बाहर रहेगा तो ऐसे को क्या बोलेंगे हम लोग? असमतलीय सदिश। इसका परिभाषा मैं लिखवाऊंगा नहीं, 7 नंबर में आप लोग खुद ही समझ जाइएगा क्या कि असमतलीय सदिश क्या है, असमतलीय सदिश क्या है। अब देखो कि असमतलीय सदिश को क्या बोलते हैं? नॉन कोप्लेनर वेक्टर। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, दो या दो से सदिश जो एक ही समतल में नहीं होगा, वैसे वेक्टर को हम लोग कैसा वेक्टर बोलेंगे? असमतलीय सदिश बोलेंगे। क्लियर इतनी बातें? अब ये सब कहानी को हम लोग पीछे छोड़ते हैं। इसमें जितना भी तुम पढ़े हो उसमें एक समान सदिश और असमान सदिश के अलावा कोई काम का नहीं है। क्लियर? तो क्या है सर, फालतू 20 मिनट से आप पागल हो रहे थे, हम लोग ज्यादा ही हो रहे थे, है ना? अब देखो कि अब हम लोग आते हैं सीधा सीधा बात क्या? काम के चीज पर। तो काम के चीज पर आते हैं क्या? तो एक वेक्टर है क्या टाइप्स में? 7 पढ़ लिए थे। 8वां नंबर में एक है क्या? जीरो वेक्टर। ठीक ना? क्या है? जीरो वेक्टर। अब देखो जीरो वेक्टर में सीधे सीधे क्या देखना है? उसका मैग्नीट्यूड कितना हो? 0। सीधे बोलेंगे जिस सदिश का परिमाण क्या हो? जिस सदिश का परिमाण क्या हो? जिस सदिश का परिमाण कैसा हो? 0 हो। जिस सदिश का परिमाण कैसा हो? 0। 0 बोले तो 0। ठीक ना? 0 हो उसे क्या कहेंगे? उसे शून्य सदिश कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे। उन्हें क्या कहेंगे? शून्य सदिश कहेंगे, जीरो वेक्टर कहेंगे। सर ऐसा कौन सा वेक्टर होता है ना? तो देखो कि कभी कभी हम लोग मान लो कि ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है जिसका मास है कुछ भी m, है ना? इस पे अगर कोई आदमी इधर के तरफ एक फोर्स लगाए 5 न्यूटन का और एक दूसरा आदमी इधर के तरफ भी फोर्स लगाए कितने का, तो मैं तुमसे पूछूं कि बेटा बताओ एफ नेट कितना होगा? अब बताओ फोर्स वेक्टर है कि स्केलर है? जिसका मैग्नीट्यूड कितना है? तो ये कैसा सदिश होगा? क्या फोर्स होगा जीरो वेक्टर? नहीं, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाए? 0, उसको क्या कहेंगे? जीरो वेक्टर। और इसको जो है सो लिखा कैसे जाता है? 0 लिखेंगे और इसके ऊपर में क्या करेंगे? वेक्टर का साइन डाल देंगे, द्वारा निरूपित किया जाता है। क्या किया जाता है? 0 पर वेक्टर जब डाल देंगे इसके द्वारा ये निरूपित किया जाता है। जैसे देख लो कि हम यहां से चले ए से और गए बी तक, ठीक ना? और फिर बी से हम वापस आ गए ए तक। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना हुआ, तो जब डिस्प्लेसमेंट हुआ भाई साहब 0, तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और मैग्नीट्यूड कितना है? 0, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या लिखेंगे? जीरो वेक्टर। क्लियर है बात? जीरो वेक्टर समझ में आ गई? तो जीरो वेक्टर कोई वेक्टर होता नहीं है, कोई भी वेक्टर जिसका नेट कितना आ जाए? 0 हो जाए। कभी कभी एफ नेट 0 आ जाता है, कभी कभी नेट डिस्प्लेसमेंट 0 आ जाता है ना? तो इस सब कहानी में इसको हम लोग क्या कहते हैं? जीरो वेक्टर। ये भी किसी काम का नहीं है। काय पढ़ा रहे हैं सर? अब देखो जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसका नाम है क्या? यूनिट वेक्टर। इसका नाम क्या है? यूनिट वेक्टर, इकाई सदिश। इसका नाम क्या है? इकाई सदिश। अब देखो कि इस इकाई सदिश में, इस इकाई सदिश में सीधे एक बात रखना है क्या? कि वैसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो? जिसका परिमाण इकाई हो। जिसका परिमाण क्या हो? इकाई हो। तो जिसका परिमाण इकाई का मतलब क्या हुआ? इकाई का मतलब कितना हुआ? 1।
ठीक ना, 1 हो। ठीक ना, इकाई का मतलब कितना हुआ, 1 हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, उसे इकाई सदिश कहते हैं। ठीक ना, उसे इकाई सदिश कहते हैं। अब देखो कि इकाई सदिश कहने का मतलब क्या हुआ, कि इकाई सदिश कहते हैं। अब देखिए कि इसमें हमारे फिजिक्स में हम लोगों के पास जनरली जो प्रैक्टिकली हम लोग पढ़ते हैं, एक तो पढ़ेंगे 1 डायमेंशनल एक ही दिशा में, एक पढ़ते हैं 2 डायमेंशनल, और एक पढ़ेंगे स्पेस में जो है कैसा 3 डायमेंशनल। 4D का कोई कॉन्सेप्ट हमारे फिजिक्स में अभी। तो इस तीनों दिशा को निरूपित करने के लिए फिजिक्स में जो है तो 3 तरह के इकाई सदिश का उपयोग किया गया है। मान लो कि ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, और ये है तुम्हारा जेड एक्सिस। तो इस तीनों दिशाओं को दिखाने के लिए, इस तीनों दिशाओं को दिखाने के लिए 3 तरह के इकाई सदिश का उपयोग किया गया है। एक्स के अलोंग जो है उसको बोलते हैं क्या, आई कैप। ठीक ना, तो कोई भी वेक्टर को, ठीक ना, इकाई सदिश को दिखाने के लिए आप आर कैप का उपयोग करते हैं। ठीक ना, आर कैप का मतलब क्या होता है कि सदिश आर के अनुरूप इकाई सदिश। इसका मतलब क्या होता है, सदिश आर के अनुरूप इकाई सदिश। अब देखो इस इकाई सदिश को पढ़ने का नाम क्या है, इसको पढ़ा कैसे जाएगा, तो इसको पढ़ा जाएगा कैसे, आर कैप। ठीक ना, कैसे पढ़ा जाएगा, आर कैप। और जब भी कैप लिखा हो मतलब समझ जाना कैसे वेक्टर का बात हो रही है, यूनिट वेक्टर की। तो जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसको कैसे लिखा जाएगा, आई कैप। जो वाई एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है इसको क्या लिखा जाएगा, और जो जेड एक्सिस के लॉन्ग यूनिट वेक्टर है इसको क्या लिखा जाएगा, के कैप। यहां से यहां तक का भी जो लेंथ है वो कितना है, 1 है। यहां से यहां तक का भी जो लेंथ है वो कितना है, और यहां से यहां तक का भी जो लेंथ है वो कितना है। तो जब 1 हो गया मैग्नीट्यूड, इसका मतलब वो कैसा सदिश हो गया, इकाई सदिश। अब इसमें सीधे सीधे 3 बात क्या याद रखना है, कि जो आई कैप है, जो आई कैप है वो क्या है, एक्स अक्ष के अनुरूप क्या है, इकाई सदिश है। क्या है, एक्स अक्ष के अनुरूप इकाई सदिश, अनुरूप इकाई सदिश। ठीक ना, एक्स अक्ष के अनुरूप का जो इकाई सदिश होगा उसको हम लोग किस चीज से डिनोट करेंगे, आई कैप से। ठीक है, दूसरा बात है जे कैप। तो जे कैप वाई अक्ष के अनुरूप जो इकाई सदिश होगा उसको किस चीज से डिनोट करेंगे। और तीसरा है क्या, के कैप। तो के कैप को हम लोग किसके अनुरूप, जेड अक्ष के अनुरूप जो इकाई सदिश होगा उसको किस चीज से डिनोट करेंगे, के कैप। अब देखो कि मान लो कि कोई वेक्टर है ये ए बी। ठीक ना, कोई वेक्टर है क्या, ए बी, और इसका लेंथ है आर। तो इसको हम लोग वेक्टर में अगर लिखेंगे, अगर हम लोग इसको वेक्टर में लिखेंगे तो ए बी लिख के या तो इस पर कैप का साइन डाल देंगे, या तो आर लिख के इस पे वेक्टर का साइन डाल देंगे, तो ये हुआ वेक्टर। लेकिन अगर आपसे कोई कहे, आपसे कोई कहे क्या कि सदिश ए बी का परिमाण क्या है, सदिश ए बी का परिमाण क्या है। ठीक ना, तो सदिश ए बी के परिमाण को लिखने के लिए आप या तो सिंपल ए बी का बात करें, ए बी का भी मतलब क्या हुआ, लेंथ ए बी, लेंथ ए बी का मतलब परिमाण। या अगर वेक्टर में लिखें तो ए बी वेक्टर का मॉड लगा दें, तो मॉड लगाने का मतलब क्या हो जाता है, इसका परिमाण। और अगर आपको चाहें तो इसको वेक्टर आर भी लिख सकते हैं और उसका मॉड लगा सकते हैं, या सिंपल आप चाहें तो इसको आर भी लिख सकते हैं। इस चारों चीजों का मतलब क्या हुआ, सदिश ए बी का परिमाण। अब देखो कि परिभाषा क्या कह रहा है, कि वैसा सदिश जिसका परिमाण कितना हो, 1 हो, उसे इकाई सदिश कहते हैं। तो चाहे मॉड आई का बात करें, चाहे मॉड जे का बात करें, और चाहे मॉड के कैप का बात करें, ये तीनों का वैल्यू कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए कि नहीं। क्योंकि ये क्या है, इकाई सदिश है। हमेशा ही आपको याद रखना है कि अगर किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे हो एक्स एक्सिस, ऐसे हो वाई एक्सिस, और ऐसे हो जेड एक्सिस, तो जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा, जो यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगा उसको क्या बोलेंगे, आई कैप। जो वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा उसको क्या बोलेंगे, और जो जेड एक्सिस के लॉन्ग होगा इसको क्या बोलेंगे, के कैप। ठीक ना, अब जरा सा ध्यान से देखो कि इसमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है ना, 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक है आई और एक है जे और एक है के। दिखा दो दोनों पेन। ठीक है, अब देखिए कि मान लो कि ये ब्लैक वाला एक्स एक्सिस है, ये रेड वाला वाई एक्सिस है, और ये ब्लू वाला जेड एक्सिस है। अब इसमें तुम ध्यान से देखो कि ये 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तीनों के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर हम एक्स वाले के साथ आई कैप, वाई वाले के साथ जे कैप, और जेड वाले के साथ के कैप दिए। अब जरा सा ध्यान से देखिए, एक्स और वाई भी एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर। वाई और जेड भी एक दूसरे पर क्या है, और एक्स और जेड भी एक दूसरे पर क्या है,
मतलब सीधे सीधे हम लोग बोल सकते हैं कि आई कैप, जे कैप और के कैप भी तीनों एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। मतलब किसी भी दो के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री का। लो पकड़ो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी दो सदिश के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। मतलब जो आई कैप है, जो तुम्हारा आई कैप है, ये भी परपेंडिकुलर टू क्या है, जे कैप के। जो जे कैप है ये भी परपेंडिकुलर है किसका, के कैप के। और जो आई कैप है ये भी परपेंडिकुलर है किसका, के कैप का। ठीक ना। मतलब आई जे के ये तीनों जो है एक दूसरे का क्या है, परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ सीधे कि आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर कैसा है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक ना, एक दूसरे के क्या है, लंबवत है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बस इतना बात आपको आज याद रखना है। ठीक है। कल हम लोग, आज ये बोरिंग लेक्चर, यही मान के चलो जो भी चीजें क्लास में पढ़ाए वो सारी चीजें याद हो गई होगी। क्या स्केलर का डेफिनेशन, वैसा भौतिक राशि जिसके पास केवल क्या हो, परिमाण हो, कोई निश्चित दिशा। वेक्टर में क्या बोले कि परिमाण भी हो, दिशा भी हो और सदिशों के योग के नियम का। तो वेक्टर, अब वेक्टर को किससे निरूपित करेंगे, तीर से। तीर का जो लंबाई होगा उसका क्या होगा, और जो हेड का डायरेक्शन होगा वो, कोई दिक्कत। इस बेसिस पर हम लोग 8-9 प्रकार पढ़े, 8-9 प्रकार पढ़े, सारी प्रकार को समझ में आया। और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट वेक्टर, अब इस यूनिट वेक्टर को अभी कंटिन्यू करना बाकी है, ये अच्छा चैप्टर है। इस यूनिट वेक्टर को कहा जाता है ब्रह्मांड का स्टीयरिंग। इसको क्या कहा जाता है, ब्रह्मांड का स्टीयरिंग। ठीक ना, क्या, ब्रह्मांड का स्टीयरिंग। और स्टीयरिंग का काम क्या होता है, दिशा देना। स्टीयरिंग का काम क्या होता है, दिशा देना। तो ये पूरे ब्रह्मांड को दिशा कौन देती है, ये यूनिट वेक्टर। ठीक ना। और इसी के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे अगले दिन। और अगले दिन वेक्टर को, लेक्चर को आगे लेके चलेंगे। आज थोड़ा सा बोरिंग था, थ्योरेटिकल था, लेकिन अगले दिन से इसमें आप बोर नहीं होंगे। क्यों कि हर एक स्टेप आपको सीखना है और हर एक स्टेप आपको करना है। समझ में आ गई बात, काफी आज के लिए। चलो ठीक।